नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, कैसे हैं आप। उम्मीद करता हूं आप सारे अभ्यर्थी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी तैयारी में निरंतर प्रयासरत होंगे। मेरे द्वारा आज आपके लिए करंट अफेयर्स पार्ट 2 को लेकर आए गए। करंट अफेयर्स पार्ट 2 में हम उन सारे टॉपिक्स की चर्चा करेंगे जिसके लिए आप इतने दिन से परेशान घूम रहे हैं, जिसके लिए आप इतने दिनों से बुक के पीछे भाग रहे हैं। बहुत सारे बच्चों के मैसेज आ रहे थे मुझे कि सर हम करंट अफेयर्स कहाँ से पढ़ें, कौन सी बुक से पढ़ें। ये सारे प्रश्न आपके जो हैं वो लाजमी हैं, बिल्कुल आते हैं आपके दिमाग में। पर मैं आपको बोलूँगा कि करंट अफेयर्स क्या आता है, कितना पढ़ना है, इन पर सबसे मैं आपको चर्चा कर रहा हूँ। एमसीक्यू के माध्यम से आप संपूर्ण क्लासेस को बड़ी आसानी से कर पाएंगे। मेरे प्रश्नों में ही कई बार बहुत सारे आंसर्स भी होंगे और प्रश्नों में ही कई बार जो है आपको एग्जैक्ट प्रश्न बनते हुए आपके आयोग में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको कुछ नहीं करना है, शांति से पेन पेपर लीजिए, इन्हीं प्रश्नों को अच्छे से पढ़िए और उसके बाद जो है अपना निर्णय स्वयं ले लीजिएगा। चलिए शुरुआत करते हैं हम हमारे आज के सेशन की। क्लास नंबर एमसीक्यू की 15 है। इसके पहले लगभग 14 क्लासेस आपको दी जा चुकी हैं। इन क्लासेस में आप बिल्कुल जाइए, इन क्लासेस को आप बिल्कुल देखिए और इसके साथ सारी प्लेलिस्ट चेक करिए। आपको इकोनॉमी के साथ साथ और सारे विषयों में अच्छी कमांड बन जाएगी, इसका मैं वादा करता हूं। तो चलिए शुरुआत करा जाए। मैं अतुल कुमार गर्ग स्वागत करता हूं आज आप सभी का हमारे आज के सेशन में। एक बात मैं आपको और बता दूं मेरे प्यारे बच्चों की, हो सकता है बीच बीच सेशन में मैं अपने आप को हाइड करूंगा। उसकी वजह मैंने आपको बोला है कि हमें अपने स्पेस को यूज करना होता है, जिसके बेसिस पे मैं आपको जो बोर्ड दिख रहा है, मतलब आप जहां मुझे देख पा रहे हैं, उसमें कुछ बहुत सारा लिख सकूं। क्लियर है। चलिए स्वागत है आप सभी लोगों का, जुड़ जाइए सभी लोग। बिल्कुल स्वागत है। हाँ बच्चों, सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार, सभी को जय हिंद और सभी को गुड इवनिंग। मेरे प्यारे अभ्यर्थियों, आपका जो है बहुत बहुत स्वागत है हमारे आज के सेशन में। चलिए शुरू करते हैं। बिल्कुल। प्रश्न नंबर पहला आपकी स्क्रीन पर कुछ इस प्रकार से आने वाला है। इसके पहले आपको मैं बता दूं कि हमारी आर्थिक पाठशाला की क्लास आपके लिए लाइव दी जा रही है। लाइव प्लस रिकॉर्डेड दोनों क्लासेस हैं, विद पीडीएफ है और एमपी की इकोनॉमी भी मैं इस पे करवाने वाला हूं। तो आपको मैं फिर से बोल रहा हूं कि इस पूरे एक तरीके से कोर्स में आपको 10 से 15 प्रश्न मिल जाएंगे। ये जो मैं अभी आप एमसीक्यूज कर रहे हैं ये आपको एक्स्ट्रा है, इतना आपको याद रखना है। समझे बात को। चलिए सबसे पहला प्रश्न अब आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा मेरे हिसाब से, और मैं अब अपने आप को साइड में कर रहा हूं। आप बढ़िया आसानी से इन प्रश्नों को करते चलें, देखते चलें। नंबर 1 जो है आपकी स्क्रीन पर ये जो प्रश्न आ रहा है, मैं बताते चल रहा हूं। एक बात और भी मैं आपको बता दूं कि सारे प्रश्न मैंने अपने हाथों से लिखे हैं। टाइप करवाने इन सब में समय लगता है बच्चों, पर मैं अपनी तरफ से जो बेस्ट है आपके लिए कर रहा हूं। इंग्लिश मीडियम वाले भी क्वेश्चन सुनते चलो, मैं बोलते चलूंगा, कोई बड़ी बात नहीं होती है। करंट अफेयर्स इतना बड़ा हुआ नहीं है जितना बड़ा बना दिया जाता है। चलिए, एसबीआई को पछाड़कर देश का सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर यूनिट मतलब पीएसयू कौन बना है बच्चों, ये आपको बताना है। आई होप आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा। जिसको ना दिख रहे हो क्वेश्चंस, वो मेरी बातों को सुन के या तो अटेंड कर लें, या एक तरीका ये है मेरे प्यारे अभ्यर्थियों कि आप अपना जो वीडियो है उसकी क्वालिटी आपको बढ़ानी होगी, अपने आप सारी चीजें दिखने लगेंगी। चलिए शुरुआत करी जाए। अब मैं आगे बढ़ रहा हूं, एक एक चीजों को मैं एक्सप्लेन करने वाला हूं। ठीक है, बिल्कुल। तो एसबीआई को पछाड़कर देश का सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर यूनिट कौन सा बना है, आप फटाफट आंसर दीजिए। क्या ये इकरा है, आईसीआरए, क्या ये एलआईसी है, और क्या ये आईआरडीए है, या उपरोक्त में से कोई नहीं। नन ऑफ दीज का ऑप्शन भी है बच्चों। उपरोक्त में से कोई नहीं मतलब नन ऑफ दीज। जल्दी से आंसर दीजिए। बिल्कुल ठीक है, मेरे पास कमेंट्स आना शुरू हो गए। मैं सभी के कमेंट्स देख रहा हूं, कोई ये ना सोचे कि आपके कमेंट्स नहीं देखे जा रहे हैं। 30 मिनट का आपको 30 सेकंड का आपको समय दिया जाएगा बच्चों। ठीक है। एसबीआई के बारे में आप नहीं जानते हैं तो 2 मिनट स्क्रीन पर देखिए, सारी कहानी आपको पटकथा अभी लिखती हुई दिख जाएगी। समझ गए बात को। एसबीआई के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, किसके बारे में बात हो रही है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के बारे में बात हो रही है। हुआ ये प्यारे बच्चों की कुछ प्रेसिडेंसी बैंक थे। कौन से बैंक, प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे। समझना, एग्जाम में ये भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपको कि एसबीआई की स्थापना कब हुई थी। तो 3 प्रेसिडेंसी बैंक हुआ करते थे, जिनको बैंक ऑफ बंगाल, ध्यान से सुनते चलना, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास, उसी के साथ साथ यदि हम बात करेंगे तो बैंक ऑफ बॉम्बे। ठीक है,
बैंक ऑफ बंगाल, ध्यान से सुनिए, बैंक ऑफ बंगाल, बैंक ऑफ मद्रास और बैंक ऑफ बॉम्बे, ये 3 बैंक हुआ करते थे मेरे प्यारे बच्चों। इन 3 बैंकों के लिए क्या करा गया, इन 3 बैंकों को आगे चल के वर्ष 1921 में, ध्यान से सुनना, वर्ष 1921 में इनका विलय कर दिया गया। इंग्लिश में इनको जो है मर्जर कहेंगे, इंग्लिश में विलय, इंग्लिश में मतलब मर्जर, या हिंदी में जो है विलय कहेंगे। इन तीनों का जो मर्जर और ये विलय करा गया, वो करा गया मेरे प्यारे बच्चों इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया में। किसमें करा गया, इंपीरियल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, एक सेकंड में इसको करेक्ट कर देता हूं, क्योंकि फिर बाद में कुछ बच्चे पीडीएफ से भी पढ़ते हैं तो उनको आसानी हो जाती है बच्चों, इसलिए। ठीक है ना, चलिए एक सेकंड बस दीजिएगा। इंपीरियल, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। ठीक है, इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया की बात हो रही है। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया इन तीनों का मर्जर करके तैयार कर दिएगा। पर आगे क्या होता है और कहानी सुनो। 1 जुलाई 1 जुलाई 1955 की बात हो रही है। 1 जुलाई 1955 को क्या हुआ, इसका राष्ट्रीयकरण कर दिया गया मेरे प्यारे बच्चों। क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण कर दिया गया। समझ गए बात को, क्या कर दिया गया, राष्ट्रीयकरण, या इसी को जो है हम बोलेंगे नेशनलाइजेशन कर दिया गया। क्या कर दिया गया, नेशनलाइजेशन कर दिया गया। ये नेशनलाइजेशन किस रूप में हुआ, एसबीआई के रूप में। किसके रूप में हुआ, एसबीआई के रूप में। अब पटकथा समझ गई आपने। आपसे पूछे एसबीआई की स्थापना कब हुई, बोलना 1 जुलाई 1955 को। ठीक है ना, बर्थ एनिवर्सरी 1 जुलाई को सेलिब्रेट करी जाती है। हेडक्वार्टर आपको बहुत अच्छे से पता होगा, तो ध्यान से सुनो, फिर से याद कर लो। यहीं पर एमसीक्यू के माध्यम से मैं फिर से आपको समझा रहा हूं कि पहले 3 प्रेसिडेंसी बैंक होते थे। इन 3 प्रेसिडेंसी को मर्ज करके एक इंडिविजुअल बैंक बनाया गया, जिसे कहा गया हमने इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया का आगे चल के राष्ट्रीयकरण कर दिया गया, और जो कि तैयार हुआ एसबीआई के रूप में। क्लियर है। अब इसको पछाड़कर वर्तमान में जो है ना सबसे मूल्यवान पब्लिक सेक्टर, देखो पब्लिक पीएसयू का मतलब होता है सरकारी सेक्टर, ये बना आपका एलआईसी। तो आपसे पूछ ले एलआईसी की स्थापना कब हुई, तो आप बोलोगे 1 सितंबर। कब की बात करोगे मेरे प्यारे बच्चों, 1 सितंबर 1956 आंसर दे देना। आई थिंक आपको अब सारी चीजें पता हो गई होंगी और आपको ये आंसर बन रहा होगा। चलिए आगे बढ़ा जाए। निम्नलिखित सूचकांकों में भारत की स्थिति के संदर्भ में असत्य कथन का चुनाव करना है। फटाफट आंसर दीजिए, बिल्कुल जल्दी से आंसर दीजिए। निम्नलिखित सूचकांक, पहला ऑप्शन दिया है देखो, विश्व भूख सूचकांक, मतलब वर्ल्ड हंगर इंडेक्स इंग्लिश वालों में 105वां स्थान है भारत का। क्या ये चेक करना है आपको, ये रिपोर्ट वहीं पर लिखी हुई है बगल में देखो, वर्ल्ड हंगर इंडेक्स 2024 के अनुसार पूछा गया। मानव विकास सूचकांक में 134वां, मतलब एचडीआई में भारत की रैंक 134 है। क्या ये पूछ रहा है। उसी के साथ ये रिपोर्ट आई है 23-24 की। अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट इंडेक्स की बात हो रही है। समझ गए बात को, तो इसमें 42वां दे के रखा है। आईपीआर इंडेक्स जो है आपका 2024 का, या विश्व खुशहाली सूचकांक 128वां। जल्दी से आंसर दीजिए, बिल्कुल ठीक है। अब इनको क्या है, अलग अलग टाइप करने में ज्यादा समय लग जाता, पर मेरा ये है कि अब एग्जाम पास में है तो बच्चा जो पढ़ना चाहता है वो इससे पढ़ लेगा। मुझे पता है आपके पास सोर्स आ चुके होंगे, और नहीं भी हैं तो आप मुझसे बिल्कुल जो है इन क्लासेस को देख लीजिए, आपको सब कुछ बन जाएगा। समझे बात को, ठीक। चलिए, हाँ, और एग्जाम के पहले अपन बम जरूर फोड़ेंगे। बम कौन सा वाला, एग्जाम के पहले अपन वो सारा डेटा जरूर दूंगा मैं, जिससे आप एग्जाम में अच्छे नंबर प्राप्त कर लें। इसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक दिन में आपको उसकी सारी प्रोसेस समझा दूंगा। समझ गए बात को। चलिए, क्या आंसर होगा, तो देखो फटाफट अब आंसर देख लो। मेरे हिसाब से सभी के कमेंट आ रहे हैं। कुछ लोगों ने तैयारी नहीं करी है, ये भी दर्शाता है। कुछ लोग अभी बैठे हैं कि बुक आ जाएं, ये कर लें वो कर लें। मैं कह रहा हूं बुक भी आ जाएगी तो तुम सब कुछ थोड़ी पढ़ पाओगे, इस बात को समझो। बुक में बहुत कंटेंट होता है बच्चों, समझे बात को। उस बुक में भी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, यही आपको शिक्षक समझाता है। चलिए,
विश्व भूख सूचकांक में 105वां यदि हम बात करते हैं तो आंसर सही है। देखो इनसे इंडिविजुअल भी, मतलब एक क्वेश्चन में 4 क्वेश्चन अलग से हैं मेरे, समझे बात को। तो यदि इंडिविजुअल पूछ ले कि विश्व भूख सूचकांक में भारत की रैंकिंग क्या है तो आंसर दे देना। मानव विकास तो मैं आपको समझा चुका हूं, नहीं समझा है जिसने तो 2 मिनट में देख लो, मैं आपको अभी पूरी पिक्चर क्लियर कर देता हूं। वैसे मैंने आई थिंक इसके पहले बता दिया है। एक संस्थान हुआ करता है बच्चों जिसका नाम है यूएनडीपी। यूएनडीपी 1990 से इसको जारी कर रहा है। आपसे पूछे इसके आयाम कितने हैं तो आप बोलोगे 3 आयाम है इसके मानव विकास के, हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड। क्या बोलोगे? हेल्थ, एजुकेशन और लाइवलीहुड बोलोगे। समझ गए बात को। इसके बेसिस पे मानव विकास का मापन किया जाता है। आई थिंक पिछली वाली क्लास में डिटेलिंग पूरी कर दी है, समझे बात को। उस अनुसार ये भी रैंकिंग सही है बच्चों। उसके बाद अंतरराष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक में 42वां जो है बोल रहा है। तो देखो यहाँ पर ये बात भी सही है, आईपीआर के अकॉर्डिंग बिल्कुल सही बात है। पर बात आती है जो लास्ट वाले ऑप्शन की ना, तो ये आंसर यहाँ पर थोड़ा सा गड़बड़ है। विश्व खुशहाली सूचकांक की यदि हम बात करेंगे ना तो 128 नहीं बच्चों, 126वीं रैंक है। कौन सी रैंक है? 126वां। तो क्या आप इसको कर लेंगे बहुत अच्छे से? मेरे हिसाब से आंसर बता देंगे। कमेंट कर दीजिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये भी मुझे बतला दीजिए, कि ताकि मैं ये समझ जाऊं कि आपको टाइप्ड क्वेश्चन चाहिए तो फिर उस पर अलग से मेहनत करनी पड़ेगी। डेटा लेट हो सकता है, मैं फिर से आपको बोल रहा हूं, क्योंकि यहाँ पर होल सोल सारी मेहनत मुझे खुद को करनी रहती, समझे बात को। और मैं कहूँगा इन प्रश्नों में एक वास्तविकता होती, कॉपी पेस्ट प्रश्न नहीं है। इस बात से आप इस बात को भी समझेंगे। लास्ट ईयर भी 400 प्लस प्रश्न मैंने लिख के दिए थे आप लोगों को, जिनसे बहुत सारे प्रश्न बने थे। इस ईयर भी 400 से ज्यादा ही होंगे, निश्चिंत रहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। सैन्य संगठन नाटो, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। ध्यान से सुनना, क्या बोल रहे हैं? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, नाटो की बात हो रही है। तो नाटो का 32वां सदस्य किसे चुना गया है बच्चों? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, जिस प्रकार पृष्ठभूमि रची गई है ना, उस पृष्ठभूमि के अनुसार नाटो आपका एग्जाम में आना चाहिए। और मैं कहूंगा जिसने नाटो को पढ़ के नहीं गया उसका प्रश्न एग्जाम में नहीं भी बनेगा। चलिए, तो नाटो के संदर्भ में बात करते हैं। देखो फटाफट देख लो मेरे प्यारे बच्चों। नाटो के संदर्भ में यदि मैं आपसे जब तक बात करूं तो नाटो का फुल फॉर्म तो अब आपने सुन लिया होगा। और एक चीज मैं फिर से बोल रहा हूं कि नाटू नाटू नहीं करना है, नाटो नाटो करो। क्या करो? नाटो नाटो करो। समझ गए बात को? नाटू नाटू ना कर कर नाटो नाटो ज्यादा करो। नाटो नाटो, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनेगा। तो नाटो नाटो कब स्थापना या स्टैब्लिश कब हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों? 1949 में। कब हो रहा है? 1949 में। इसका हेडक्वार्टर या मुख्यालय पूछेगा तो आप बोलिएगा ब्रुसेल्स में। कहां पर है? ब्रुसेल्स में। ब्रुसेल्स कहाँ है? बेल्जियम की राजधानी। ठीक है। शीतकाल में युद्ध चल रहे थे, शीतकाल का दौर आपको पता होगा, शीतकालीन युद्ध की बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों। कोल्ड वॉर जो चला करता था अमेरिका और रशिया इन सब के बीच में, इस दौरान क्या है, अमेरिका के 2 सैनिकों ने इस कॉन्सेप्ट को लेकर आए थे। और ये एक प्रकार का क्या है, ध्यान से सुनना, नाटो एक प्रकार का सैन्य संगठन है। कैसा संगठन है? सैन्य संगठन है। इसका मतलब क्या होता है कि ये अपने समान हित वाले लोग एक जैसे इकट्ठा हो गए। समझ गए बात को? अभी जो फिलहाल आप जो रशिया और यूक्रेन की लड़ाई देख रहे हैं ना, किसकी लड़ाई देख रहे हैं? रशिया और यूक्रेन की जो लड़ाई देख रहे हैं। तो अमेरिका ने क्या करा, इस बात को समझो, या नाटो ने क्या करा, जिस प्रकार से आप स्थिति ऐसी ही समझ लीजिए कि जिस प्रकार की स्थिति आपको जो है जम्मू कश्मीर की भारत के परिप्रेक्ष्य में देखने को मिलती है, उसी प्रकार की कुछ स्थिति आपको जो है यूक्रेन की रूस के कॉन्टेक्स्ट में देखने को मिल जाएगी। अब यहां पर नाटो ने लालच दे दिया यूक्रेन को कि हम आपको अपना सदस्य बना लेंगे। समझना मेरी बात को, जिस प्रकार जम्मू कश्मीर उछलता रहता था, समझ गए बात को, ऐसे ही यूक्रेन थोड़ा सा उछला। तो फिर रूस ने चारों तरफ से घेर घेर के उसको समझाने की कोशिश करी कि तुम गलती कर रहे हो। तो इसलिए कभी कभी दूसरों की बातों में नहीं आना। समझ गए बात को? चलो आगे बढ़ा जाए फटाफट। नाटो का आंसर मैंने आपके सबके देख लिए। कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, कुछ लोग कुछ बता रहे हैं, पर आप फटाफट अब आंसर को देख लो। क्लियर है ना? यदि नाटो के इस रेफरेंस में यदि मैं आपसे बात करूं मेरे प्यारे बच्चों, तो नाटो के रेफरेंस में आपका आंसर होना चाहिए 32वां जो इसका बन रहा है वो है स्वीडन। क्या है? स्वीडन। एक सेकेंड, पेन का कलर मैं चेंज कर देता हूं। कौन सा है? स्वीडन।
दक्षिणी सूडान की बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो दक्षिणी सूडान जो है नवीनतम सदस्य बना है यूएनओ का। किसका बना है? यूएनओ का, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का। किसका बना है? यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का, जिसका मुख्यालय जो कि स्थापित यदि पूछेगा तो आप बोलोगे 1945 में ये स्थापित हो रहा है। इसका हेडक्वार्टर यदि आप बोलोगे तो न्यूयॉर्क में है। कहाँ पर है? न्यूयॉर्क कहाँ है ये तो आपको पता होगा मेरे हिसाब से, ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है। और वर्तमान में यदि हम बात करेंगे तो इसके जो हेड हैं, किसके? यूएनओ के, ये हैं एंटोनियो एंटोनियो गुतरेस। ये दिख नहीं रहा, मुझे लग रहा है कलर चेंज कर देता हूँ, एक सेकंड रुक जाओ, क्योंकि फिर बाद में ये दिखेगा भी नहीं, मुझे पता है। ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ बस बच्चों। ठीक है, एंटोनियो गुतरेस। जब तक आप लोग याद कर लिया करो, जैसे ही मैं पेन के कलर चेंज करूं। एंटोनियो एंटोनियो, ये भी आधा आधा आ रहा है। ठीक, और नीचे एंटोनियो गुतरेस। ठीक है, आई थिंक ये भारत की विजिट पे भी आए थे, तो थोड़ा सा माइंड में रख के चलना, प्रश्न पूछ सकता है। उसके बाद अंडोरा की बात करते हैं, तो अंडोरा जो है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, दैट इज आईएमएफ। आईएमएफ समझ गए बात को? अभी आई थिंक एक प्रश्न होगा आईएमएफ का। तो आईएमएफ का जो है ये 190वां सदस्य बना हुआ है। कौन सा सदस्य बना हुआ है? 190वां सदस्य जो है बना हुआ है। तो 190वां सदस्य यदि आईएमएफ की स्थापना पूछ ले तो 1945 बता ही देना, ये आपको पता होगी। हेडक्वार्टर आपको बहुत अच्छे से पता है, यदि आईएमएफ का हेडक्वार्टर पूछे तो बोलना वाशिंगटन डीसी। कहाँ पर बोलोगे? वाशिंगटन डीसी में। ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट ऑफ कोलंबिया में। नॉरू किसका सदस्य बना है? जल्दी से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दो, मैं समझ जाऊंगा तुम तैयारी अच्छे से कर रहे हैं। नॉरू किस अंतरराष्ट्रीय संगठन का सदस्य बना है? जल्दी आंसर दीजिए, कमेंट्स में चेक कर रहा हूं। हाँ, अभी करंट अफेयर्स नहीं पढ़े कुछ नहीं, कोई बात नहीं। ठीक है, चलिए, बिल्कुल आपको एक क्वेश्चन मिलेगा आगे चल के, निश्चिंत रहो। इसलिए मैंने यहाँ पर रोका, आपको मैंने बोला है कि मैं प्रश्न इसलिए रोकता हूँ क्योंकि उसके पीछे कुछ कारण होता है। चलिए, नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर। वर्ष 1945 में स्थापित अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की प्रबंध निदेशक के रूप में वर्तमान में कौन कार्यरत है? इसलिए देखो मैंने थोड़ा सा रोक लिया था, मैं इनके बारे में आपसे चर्चा अभी थोड़ी देर पहले करने वाला था। जल्दी से बता दो, इसी के पहले वाले प्रश्न में मैं आपको डिटेल करने वाला था, ये भी प्रश्न इंपॉर्टेंट है। मैं आपको आज जो क्लास दे रहा हूँ उससे सारे प्रश्न आपके एग्जाम में जो हैं फलीभूत होंगे, आप ऐसे समझ लीजिए। या मैं आपसे ये भी कह सकता हूँ मेरे प्यारे बच्चों कि आप इन प्रश्नों को पढ़कर हालिया जो भी एग्जाम होंगे उन पे जाओगे, आपको प्रश्न बिल्कुल बनेंगे। समझे बात को? मतलब करंट अफेयर से रिलेवेंट होंगे। तो अब ऐसा नहीं कहना कि हम तो जो है इतिहास के पेपर में बैठ गए, एक भी प्रश्न नहीं आया। बुद्धिजीवी वाली बातें मत करना। 1945 में स्थापित संगठन 1945 में एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन स्टैब्लिश हो रहा है डियर स्टूडेंट, इसका नाम है इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। और रिसेंट में इसकी मैनेजिंग डायरेक्टर कौन है? एंटोनियो गुतरेश। तो मैं अभी आपको बता चुका हूँ, बिल्कुल। हाँ, आने लगे हैं कमेंट्स, बिल्कुल दिख रहे हैं बच्चों, चिंता मत करो। एंटोनियो गुतरेस के बारे में बात करें तो अभी जस्ट बताया है, तो ये तो नहीं होने वाले। आंद्रे अजोले, आंद्रे अजोले बिल्कुल अभी नहीं होंगे, इस पर भी थोड़ी देर से चर्चा कर रहा हूँ। अजय बंगा, ये तो भाई साहब कतई नहीं हो सकते। ठीक है, आपको एक संगठन बहुत अच्छे से पता है जिसका नाम है विश्व बैंक। क्या नाम है? वर्ल्ड बैंक, या इसी को हम क्या बोलते हैं? विश्व बैंक के नाम से जानते हैं। विश्व बैंक के 14वें, ध्यान से सुनना बहुत अच्छे से, बहुत इंपॉर्टेंट है। विश्व बैंक के 14वें नंबर के, आपसे डायरेक्ट प्रश्न बनाएगा इस बार एग्जामिनर। विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में जो है इनका जो है नियुक्ति करी गई है। और यदि मैं आपसे बोलूं तो विश्व बैंक का हेडक्वार्टर भी वाशिंगटन डीसी में। कहाँ पर है? वाशिंगटन डीसी में। और एक प्रश्न और भी यहाँ से समझ लेना, ये आपके भारत के पुणे से बिलोंग करते हैं। कहाँ से? भारत के पुणे से। तो ये तो मैंने आपको जब ये चयन हुआ था, आई थिंक पुराने घर में ही मैंने इन पर चर्चा आपसे कर ली थी, पर ठीक है,
अब देखो समय हो गया है तो आपको भी इस बात को याद करना होगा कि हमें किस तरीके से जो है सारी चीज़ों को समझना है, ठीक है। आंद्रे एजोले की बात करते हैं तो मेरे प्यारे बच्चों, गुतरेश जी के बारे में तो मैंने आपको बता दिया है। ये जो है ना यूनेस्को के बारे में बात हो रही है, किसके बारे में बात हो रही है, यूनेस्को। तो यूनेस्को के जो हैं ये हेड हैं। यूनेस्को भी आई थिंक 1946 में हो रहा होगा, 1946 में। और यूनेस्को का जो हेडक्वार्टर है ना वो पेरिस फ्रांस में है। कहाँ पर है, पेरिस, पेरिस कहाँ पर, फ्रांस। इस तरीके से क्लियर है। एक बार जल्दी से चेक कर लीजिए। उसके बाद यदि हम आपसे बोलेंगे कि आंसर क्या है, बोले सर आंसर तो डी होना चाहिए ना। आंसर क्या होगा, जो है क्रिस्टलीना, क्रिस्टलीना, क्रिस्टलीना जार्जीवा, क्रिस्टलीना जार्जीवा। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चों, बिल्कुल ठीक। चलिए, कर लिया आप लोगों ने, बिल्कुल नोट डाउन कर लिया हो तो आगे बढ़ा जाए। उसके बाद एक और इम्पॉर्टेंट सूचना मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको ये सारी क्लासेस की पीडीएफ चाहिए तो आपको इसके लिए थोड़ा सा कष्ट करना होगा। आपको हमारे एप्लीकेशन को डाउनलोड करना होगा। किसको डाउनलोड करना होगा, एप्लीकेशन को। जैसे ही आप गूगल प्ले स्टोर में जाएंगे, KIA के नाम से एप्लीकेशन मिलता है, वहाँ पर जो है गाड़ी वाला एक किया भी है, समझना, जो गाड़ी आती है ना किया, उसका एप्लीकेशन भी है। ज़्यादातर वो सर्च में आएगा अभी, क्योंकि अभी अपना नाम धीरे धीरे बढ़ रहा है, समझे बात को। तो आपको यहाँ पर नाम चेक करना होगा। एक ये फोटो लगी होगी जहाँ पर लिखा होगा मेरे प्यारे बच्चों, शिक्षा की भ्रांति नहीं, शिक्षा की क्रांति। तो बेसिकली आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करें, रेटिंग करें, समझ गए बात को, और उसके बाद क्या करें इस बात को समझें। उसके बाद देखो आपको लॉगिन करना रहेगा हमारे ऐप पे। लॉगिन में कंटेंट वाले सेक्शन में जाओ, फ्री मटेरियल पे जाओ। फ्री मटेरियल में आपको सारी पीडीएफ यहाँ पर फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। क्लियर है, चलिए आगे बढ़े। भारत में हरित क्रांति के जनक MS स्वामीनाथन के संदर्भ में सत्य कथन को चुनना है। अब देखो मैं आपको फिर से बोल रहा हूं, प्रश्नों में ही बहुत कुछ रहता है। प्रश्न ये बोल रहा है कि भारत में हरित क्रांति के जनक, तो भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, MS स्वामीनाथन। इनके संदर्भ में आपको सत्य कथन का चुनाव करना है। मैंने एग्रीकल्चर वाली क्लास में, जो MCQ वाली क्लास में है, भरपूर भरसक कंटेंट इनके बारे में आपको दे दिए हैं। तो मैं कहूँगा मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेलिंग नहीं कर रहा हूँ। हरित क्रांति आपको मैंने इतनी समझा दी है कि आपको सारे फैक्ट्स याद हो गए होंगे। जिसको फैक्ट्स नहीं याद हुए हैं हरित क्रांति और MS स्वामीनाथन जी के, मैं कहूँगा आप जाइए एग्रीकल्चर, MCQ की क्लास ही है। देखो भारत में कृषि आर्थिक दृष्टिकोण के नाम से होगी। आप जो है हमारा यूट्यूब चैनल, जिसे आज की क्लास में आप देख रहे हैं, इसमें प्ले लिस्ट में जाना। कहाँ पे जाना, प्ले लिस्ट में। प्लेलिस्ट में जाने के बाद आपको जो है MCQ वाली क्लासेस चेक करनी है। वहां पर जो है भारत में कृषि का एक टॉपिक है। कौन सा टॉपिक है, भारत में कृषि और आर्थिक दृष्टिकोण के नाम से वो पड़ा हुआ है टॉपिक, भारत में कृषि आर्थिक दृष्टिकोण। बिल्कुल चेक करो, ठीक है। और वहां पर जाके आप सारी चीजें ढूंढ लो। चलो, निम्नलिखित में से हरित क्रांति के जो है जनक बात हुई है। भारत में हरित क्रांति वर्ष 1961 में शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार इनको मिला है। 1971 में रेमन मैग्सेसे पुरस्कार से सम्मानित हुए हैं और वर्ष 2024 में भारत रत्न से सम्मानित हुए हैं। तो क्या सही आंसर इनमें से है, बताओ मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल, हाँ, आप लोगों का जो डी फेवरेट है वो तो अच्छी बात है, पर मैं फिर से आपको बोलूंगा ना, मेरी क्लास में डी को थोड़ा अच्छे से समझना। पर तब भी देख लो, यदि पूछ ले मैं इनको मैग्सेसे पुरस्कार कब मिला, शांति स्वरूप भटनागर पुरस्कार कब मिला, भारत रत्न कब मिला, ये इसी के साथ। तो कर्पूरी ठाकुर, उनके साथ साथ यदि हम बात करते हैं PV नरसिम्हा राव, LK आडवाणी जी, उनके बाद यदि आपके हो गए ये, और चौधरी चरण सिंह जी, तो इन 5 लोगों को वर्ष 2024 के भारत रत्न से सम्मानित करा गया है। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुन लेना, एग्जाम में पूछे तो बता भी देना उनको। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है, ठीक है। माई कंट्री माई लाइफ पुस्तक किसकी आत्मकथा है, ये आपको आंसर देना है। दीजिए आंसर जल्दी जल्दी, ठीक, बिल्कुल। चलिए जल्दी आंसर दीजिए। माई कंट्री माई लाइफ। चलो आंसर आना शुरू हो गए।
बिल्कुल। देखिए, अब्दुल कलाम जी की बात तो मैं आपको कहूँगा कि इतना अच्छे व्यक्तित्व हैं और इतना पढ़ा है, आप लोगों को बहुत अच्छे से पता होगा। नहीं भी पता तो इनकी एक बुक है जो मुझे बड़ी अच्छी लगती है, आपने नहीं पढ़ी हो तो भी पढ़िएगा, विंग्स ऑफ फायर। क्या नाम है? विंग्स ऑफ फायर। इसको अच्छे से पढ़ना। लाल बहादुर शास्त्री जी को बहुत अच्छे से आप पढ़ चुके होंगे, नहीं भी पढ़े हैं तो इनका भी जो है बर्थडे 2 अक्टूबर को आता है। कब आता है? 2 अक्टूबर को। बहुत सारे लोग जो है तब भी इस बात से जो है अनभिज्ञ रहते हैं। पहले ऐसे भारत के प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु भारत के बाहर हो रही है, जिनकी मृत्यु कहाँ हो रही है? भारत के बाहर हो रही है, ठीक है ना। और भारत के बाहर कहाँ हो रही है? यदि बता हो तो बता दो, नहीं तो फटाफट देख लो। ताशकंद में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? ताशकंद में हो रही है। कहाँ पर हो रही है? ताशकंद में, ठीक है ना। ये एक हो जाएगा इनसे फैक्ट आपको। और जो हरित क्रांति की बात हो, श्वेत क्रांति की बात हो, इनमें भी जो है इनके कहीं ना कहीं कुछ अंशदान आपको देखने को मिलेगा। ताशकंद, ठीक, ताशकंद इस तरीके से हो जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले तो आप जानते हैं गांधी जी के एक तरीके से, गांधी जी ने इनसे बहुत कुछ सीखा हुआ है। आंसर आपका जो इसमें होने वाला है मेरे प्यारे बच्चों वो होगा डी। और ये डी में आपके आएंगे हमारे लाल कृष्ण आडवाणी जी। कौन आएंगे? लाल कृष्ण आडवाणी जी, ठीक है, लाल कृष्ण आडवाणी। आडवाणी जी का ये वाला जो प्रश्न आपका बन रहा है ना, ये आधुनिक भारत से ज़्यादा रिलेट हुआ, आप रिलेट होता हुआ आपको दिखेगा। किससे ज़्यादा रिलेट होते हुए दिखेगा? आधुनिक भारत से। आई थिंक आपको मेरी आवाज़ आ रही होगी, कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लेना थोड़ा सा, क्योंकि कभी कभी माइक इधर उधर हो जाता है ये पागल। ठीक है, चलो। तो लाल कृष्ण आडवाणी जी के संदर्भ में यदि हम बात करते हैं तो देखो, 50वें नंबर के व्यक्ति हैं। कौन से नंबर के? 50वें नंबर के व्यक्ति हैं जिन्हें भारत रत्न मिला। 50वें, जिन्हें कौन सा रत्न मिला मेरे प्यारे बच्चों? भारत रत्न। भारत का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है कहीं ना कहीं भारत रत्न। आई थिंक आर्टिकल 18(1) के अंतर्गत जो है इसको दिया जाता है। किसके अंतर्गत दिया जाता है? 18(1) के अंतर्गत आई थिंक इसको दिया जाता है। उसके बाद यदि हम बात करते हैं तो पाक में इनका, कराची पाकिस्तान में इनका जन्म हो रहा है। कहाँ पर जन्म हो रहा है? कराची पाकिस्तान में इनका जो है जन्म हो रहा है मेरे प्यारे बच्चों। उसके बाद आज़ादी का समय का जो दौर है, उस समय ये जो है विभाजन के समय जो है इधर आ जाते हैं हमारे साइड में। और भारतीय, एक तरीके से आप ऐसे समझ लीजिए कि भारत के विकास या भारत को स्वतंत्रता दिलाने में एक महत्वपूर्ण योगदान ये रखते हैं। समझ गए बात को। 1990 में इन्होंने एक यात्रा करी थी जिसे सोमनाथ यात्रा के नाम से जाना जाता है। और बीजेपी की जो सरकार है ना, ऐसा समझ लीजिए, उसको बनाने में एक महत्वपूर्ण व्यक्तित्व हैं आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी। हालांकि राजनीतिक उथल पुथल और राजनीतिक जो चीज़ें होती हैं, आप भी जानते हैं, राजनीति एक ऐसी चीज़ है कि जिसे आप जो है दूर से जितना अच्छा देख रहे हैं उतना वो अंदर और ही भीतर भीतर 10 कुएं हैं राजनीति में। तो जिस तरीके से बीजेपी की पॉलिसियां बनी उस तरीके से इनको दरकिनार करा गया। और आपके वर्तमान में जो प्रधानमंत्री जी हैं उन्होंने भी इनका एक ऐसा बैकपैक करवाया जिसकी वजह से ये पिक्चर में बिल्कुल आते हुए आपको नहीं दिखे। उसी के साथ साथ 2002 से 2004 के बीच में जो है, आप ऐसा मान लीजिए 2004 तक सातवें भारत के 7वें उप प्रधानमंत्री। कौन से प्रधानमंत्री मेरे प्यारे बच्चों? उप प्रधानमंत्री। मतलब आप समझ लो कि प्रधानमंत्री पद के प्रबल दावेदार माने जा रहे थे। कौन? आपके लाल कृष्ण आडवाणी जी। परंतु फिर उनके बाद इनका राजनीतिक संन्यास इनको दिलवा दिया गया, इस तरीके से करा गया। मुझे कमेंट बॉक्स में फटाफट कमेंट करके बताओ कि क्या भारत के संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद का प्रावधान है कि नहीं? जल्दी से बता दो। बिल्कुल, ठीक है, आपके कमेंट आते जा रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ और याद रखना कि मैं इंडिविजुअल कमेंट्स के आंसर ना दूं तो परेशान नहीं होना है आपको किसी को, ठीक है ना। संविधान में प्रावधान नहीं है बच्चों। कैसा नहीं है प्रावधान? संविधान में प्रावधान इसमें बिल्कुल भी नहीं है। वहीं 2015 में हमारे LK आडवाणी साहब को 2015 में जो है पद्म विभूषण भी मिला, ठीक है। तो इतना आई थिंक जो है इनसे संबंधित है जो कि आपको मिल जाएगा। और इसी के कारण मैंने अपने आप को जो है यहाँ से हटाया था ताकि मैं आपको ये सारे फैक्ट्स एक जगह लिख पाऊँ। फटाफट अब आप सारी चीज़ों को देख लें, आपको बन रहा हो तो मैं आगे बढ़ता हूँ। निम्नलिखित सैन्य अभ्यासों के संदर्भ में बेमोल जोड़े का आपको चयन करना है। मतलब
जो मैच नहीं खा रहा है, जिसके सामने जो लिखा है वो मैच नहीं खा रहा है उनमें से एक कोई, उसको आपको जो है आइडेंटिफाई करना। यदि किसी को नहीं दिख रहा है तो मैं बताते चलता हूं, ध्यान से सुन लो। पहले मैं पेन का कलर बदल देता हूं, ठीक है। चलिए, पहला नंबर ऑप्शन जो है मेरे प्यारे बच्चों वो लिखा हुआ है, देखो एक तरफ सैन्य अभ्यास लिखा हुआ है, दूसरी तरफ संबंधित देश और स्थल, मतलब वो सैन्य अभ्यास कहां पर, किस जगह पर हुआ। इस बात को ध्यान से सुनना। एक प्रश्न इनसे भी बनता है, या तो वो अभ्यास का नाम आपसे पूछ लेगा कि किस नाम से हो रहा है, या तो वो इस स्थल का नाम पूछेगा। तो जैसे 11वां खंजर अभ्यास, 11वां खंजर अभ्यास 2024, बकहोल, हिमाचल प्रदेश, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। क्या लिखा हुआ है, भारत और किर्गिस्तान के बीच में। दूसरा जो है लिखा है ऑप्शन बच्चों 16वां नोमैडिक एलिफेंट 2024, उमरोई, मेघालय, जो कि भारत और थाईलैंड के बीच में हो रहा है। तीसरा क्या लिखा है, मालाबार एक्सटेंशन समझ लीजिए 2024, भारत के विशाखापट्टनम में, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और यूएसए के बीच होता है। ये मालाबार युद्ध जो है आप ऐसे समझ लीजिए इन 4 कंट्रीज के बीच में, जिनको क्वाड कंट्रीज आई थिंक कहते हैं। कौन सी कंट्रीज कहते हैं, क्वाड, QUAD, क्वाड कंट्रीज। इनका भी पूछ लेगा प्रश्न, क्वाड से एक प्रश्न बनना चाहिए वैसे, कि क्वाड में कौन कौन सी जो है देश शामिल हैं। इस तरीके से प्रश्न बनाया जाएगा एग्जामिनर के द्वारा। उदार शक्ति 2024, उलान बटोर, मलेशिया, भारत प्लस मलेशिया के बीच की बात हो रही है। तो मैंने आपको ये बताया कि अभ्यास का नाम क्या है, यदि ये पूछ ले या आपसे पूछ ले संबंधित देश, तो अब आप इनमें से मुझे फाइनल आंसर कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता दीजिए। बिल्कुल ठीक है बच्चों। ठीक, चलिए फाइनल आंसर यदि हम बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो आपके मैंने देख लिए हैं। अब फाइनल आंसर चेक करिएगा। इसमें मलेशिया तो है, ये जो डी वाला है ना, इसमें मलेशिया तो है, पर मलेशिया की जगह कुआटन है, ना कि उलान बटोर। कुआटन है, क्या है, कुआटन। समझे बात को। तो ये आंसर यहाँ पर होना चाहिए डी। क्या होना चाहिए, डी। नेक्स्ट प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, निम्नलिखित में से कौन सा सैन्य अभ्यास उमरोई जो कि मेघालय में नहीं हुआ है, मतलब ये लगभग मेघालय में हुए हैं, बट एक जो है इनमें से वो आपको मेघालय में नहीं हुआ है। क्या आंसर हो सकता है। पहला ऑप्शन लिखा है शक्ति एक्स 2024, दूसरा लिखा है मतलब उसी के सामने लिखा है भारत और फ्रांस के बीच। दूसरा ऑप्शन बी ऑप्शन कह रहा है 13वां अभ्यास मैत्री 2024, भारत एवं थाईलैंड के बीच की बात हो रही है। उसके बाद में आपका यदि मैं बात करूं 16वां, तो नोमैडिक एलिफेंट, भारत एवं मंगोलिया के बीच। 31वां सिम्बैक्स 2024, भारत और सिंगापुर के बीच। फटाफट आंसर दीजिए। बिल्कुल, चलिए अब मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा हूं। मैं आराम से सिर्फ इसलिए पढ़ाता हूं कि क्योंकि देखो मुझे पता है ये कंटेंट पढ़ना भी है। आप सिर्फ वो डायरेक्ट प्रश्न नहीं है कि सीधे आंसर दो। एक प्रश्न में ऑलरेडी 4 प्रश्न होते हैं बच्चों। मैं फिर से आपको रिपीट कर रहा हूं, मेरे एक प्रश्न में 4 प्रश्न होते हैं, इसलिए मैं इन प्रश्नों को आराम से करवा रहा हूं। नहीं तो फटाफट कराने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है। आधे से ज्यादा समय तुम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाओगे और मैं रिकॉर्ड बनाऊंगा कि मैंने 400 प्रश्न करवाए। मैं वो भी करवा सकता हूँ, समझ गए बात को। पर उससे कोई औचित्य नहीं निकलता, उन लंबी लंबी मैराथन से कोई औचित्य नहीं निकलता। तुम सिर्फ जो है तुक्के मार मार के आधे से ज़्यादा चीज़ें कर लेते हो, फिर पीडीएफ के लिए परेशान होगे। और मेरी क्लास की पीडीएफ मैंने आपको फिर से बोला है एक ही जगह मिलेगी, व्यवस्थित तरीके से मिलेगी। उसके पीछे कारण है कि भंडारा जो है वो होता है तो फिर उसमें सारे लोग दौड़ पड़ते हैं। आप क्वालिटी कंटेंट की यदि तलाश में है तो मैं कहूँगा थोड़ा सा इंतजार और थोड़ा सा अंतर करना पड़ेगा आपको, अन्यथा फिर जो चल रहा है वो अच्छा है कि नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यदि हम बात करें 33वें नंबर की, तो आंसर होगा मेरे प्यारे बच्चों आपका 31वां जो सिम्बैक्स है। ये आपका भारत और सिंगापुर के बीच का जो युद्ध है, ये भी देखो ये आंसर सही है, इस बात को समझना। 31वां सिम्बैक्स कहाँ हो रहा है, किसके बीच में हो रहा है, भारत और आपका सिंगापुर में। नोमिडेक एलिफेंट किसके बीच में होता है, भारत और मलेशिया के बीच में। मैत्री किसके बीच में होगा, भारत और थाईलैंड के बीच में। शक्ति किसके बीच में होगा, भारत और फ्रांस के बीच में। तो इस तरीके से ये प्रश्न पूछ भी ले सकते हैं, आंसर बता देना। पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली जो कि भारत की यात्रा पर आए थे, वहां की संसद किस नाम से जानी जाती है, ये आपको बताना है। जल्दी से आंसर दीजिए।
पड़ोसी देश नेपाल के प्रधानमंत्री हमारे यहाँ आ रहे हैं, ये बात भी सत्य है, एक प्रश्न ऐसे भी बना सकता है। तो वहां की जो संसद है वह किस नाम से जानी जाती है? नेपाल बहुत परेशान करता है भारत को, ये भी समझ लो। चीन के प्रभाव में आकर अपने यहाँ के नोटों में या अपने यहाँ के केंद्रीय बैंक से भारत के क्षेत्रों को छाप दे रहा है। समझ गए बात को? इस पर भी एक प्रश्न मैं आपको दे दूंगा, एक शॉर्ट्स दे दूंगा जिसको आप अच्छे से देख लेना। चलिए, जातीय संसद, सोरा, त्योसोंगडू और उसी के साथ साथ राष्ट्रीय पंचायत। बिल्कुल, तो आंसर होगा बच्चों राष्ट्रीय पंचायत। क्या होगा? राष्ट्रीय पंचायत। चलिए, हाल ही में भारत सरकार के द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों के संबंध में बेमोल जोड़े का जो है चयन करना है। मतलब आपको ये बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है यहां पर मैच खाता हुआ आपको नहीं दिख रहा है। पहला ऑप्शन देखिए, एक तरफ ऑपरेशन है, दूसरा संबंध है। तो आपका लिखा है ऑपरेशन शील्ड, भारत में ईरानी हमला रोकना। दूसरा ऑपरेशन अजय, इजराइल में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। ऑपरेशन सी पॉइंट दिया है ऑपरेशन मोचा, चक्रवात मोचा से प्रभावित म्यांमार की मदद। ऑपरेशन देवी शक्ति, अफगानिस्तान में फंसे भारतीयों की वतन वापसी। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है बच्चों, भारत सरकार द्वारा चलाए गए विभिन्न ऑपरेशनों के संबंध में बेमोल जोड़े का चयन, मतलब जो मैच नहीं खा रहा है। तो यदि इस संबंध में बात करेंगे तो ऑपरेशन शील्ड, अजय, मोचा, ठीक है। चलो आंसर देखो फटाफट। देवी शक्ति, देखो ध्यान से सुनना, बिल्कुल देवी जी शक्ति देती हैं, तो हमने अफगानिस्तानियों से जो अपने जो वहाँ के लोगों को ले आए, देवी माता शक्ति ने। इसकी एक ट्रिक मैं अभी आपको बना के डाल दूंगा, चिंता मत करो। मोचा आपको बहुत अच्छे से याद करके जाना है। मोचा जो है म्यांमार, मोचा म्यांमार, इस तरीके से याद रखो, मोचा म्यांमार। समझ गए बात को? अजय की बात करेंगे तो अजय इजराइल, अजय इजराइल ऐसे कुछ कर लो, अजय इजराइल ऐसा कुछ करके 2-3 बार बोल के देखो, हो जाएगा तुमसे याद। समझ गए? और उसके बाद ऑपरेशन शील्ड, तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गलत है मेरे प्यारे बच्चों, आंसर ए होगा। समझे बात को? तो भारत में ईरानी हमला नहीं है, बेसिकली हमास जो ईरान में हमला कर रहा है उसके लिए ये ऑपरेशन है। समझे बात को? चलो, हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सा ऑपरेशन चलाया जा रहा है? हैती में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए फटाफट आंसर दीजिए। हैती में फंसे भारतीयों को वापस निकाल रहे हैं। ऑप्शन ए ऑपरेशन इंद्रावती, बी ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन दोस्त और ऑपरेशन कावेरी। जल्दी से बता जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक है, ऑपरेशन इंद्रावती, ऑपरेशन शील्ड, ऑपरेशन दोस्त, ऑपरेशन कावेरी। यदि आप ध्यान से प्रश्नों को सुन रहे होंगे तो मैं आपसे इतना ही कह सकता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले मैंने ऑपरेशन शील्ड तो आपको बता दिया था। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? तो ऑपरेशन शील्ड आपसे पूछे तो आंसर बता देना कि इजराइल में जो है, इजराइल में ईरानी हमले को रोकने के लिए इसे जो है एक तरीके से चलाया गया था। इजराइल में ईरान जो है क्या कर रहा था? हमले कर रहा था। दोस्त जो है तो अपन याद रखना ध्यान से, तुर्की और सीरिया। दोस्त किसके हैं? अपन थोड़ी देर के लिए ऐसे समझ लो, तुर्की और सीरिया। समझ गए बात को? तो तुर्की और सीरिया में भूकंप आया था, ठीक है ना? तुर्की और सीरिया में क्या आया था? भूकंप आया था। तुर्की और सीरिया में जो भूकंप आया था ना, ये का की मात अम की बिंदी यहाँ लगा लो भैया, कम भूकंप आया था। तो इसमें जो है सहायता पहुंचाई थी भारत ने। क्या करी थी? भारत ने सहायता पहुंचाई थी। ऑपरेशन कावेरी की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, तो एक तरीके से जो है सूडान में, कहां से? सूडान में फंसे भारतीयों को वापस लाने की बात करी गई थी। तो सूडान से भारतीयों को वापसी या भारतीयों की वापसी कर देते हैं, भारतीयों की वापसी कर देते हैं। ठीक है, आई थिंक आवाज आपको प्रॉपर आ रही होगी। ठीक है, आवाज प्रॉपर है मेरे हिसाब से। तो अभी वीडियो में बस मैं अपने आप को इसलिए हटा रहा हूं प्यारे बच्चों, जिससे आपको जो है ना ये वीडियो कहीं कहीं अटकता है। क्या हो जाता है? अटक जाता है। नहीं तो मैं आपके सामने प्रत्यक्ष हूं, आपको यदि ऐसा कुछ लग रहा है तो बेहतर है कि आप वीडियो कॉल करके बात भी कर लें। ठीक है, चलिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए भारत द्वारा संचालित ऑपरेशन का नाम आपको बताना है। किसमें फंसे? यूक्रेन में फंसे भारतीयों के लिए। फटाफट आंसर दीजिए। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए तो कौन सा ऑपरेशन इंडिया ने चलाया था? ऑपरेशन गंगा, ब्लू स्टार, मेघ चक्र और ऑपरेशन जो है एक तरीके से स्वॉर्ड। ठीक, ठीक है बच्चों, चलो। यूक्रेन में फंसे भारतीयों को निकालने की बात हो रही है, आ गए कमेंट्स? बिल्कुल।
हाँ, अब फटाफट देने लग गए, तुम भी बहुत समझदार हो, जब बोलो फटाफट दो तो फटाफट देने लग जाते हो, नहीं तो फिर एक दूसरे से बतियाने लग जाते हो। चलो, ब्लू स्टार आई थिंक जो है आपको पता होगा, ब्लू स्टार बात हो रही है आपके आई थिंक टेम्पल की है, अमृतसर टेम्पल की है आई थिंक मेरे हिसाब से। तो वहां पर जब जो है एक आतंकवादियों ने कब्जा कर लिया था तब चलाया गया था। मेघचक्र की बात होती है तो सीबीआई ने, ध्यान से सुनना, मेघचक्र शायद पूछ ले, सीबीआई ने चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए, कौन सी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी, चाइल्ड पोर्नोग्राफी रोकने के लिए, समझे बात को। ऑपरेशन आयरन सॉर्ड जो है, तो इसराइल ने कसम खा रखी है भैया कि हमास को बिल्कुल निपटाएंगे, समझ गए बात को। तो इसराइल, याद रख लेना थोड़ा सा, इसराइल ने हमास से बदला लेने के लिए, ईरान से बदला लेने के लिए अल्टीमेटली, ठीक है ना। ऑपरेशन गंगा आंसर होना चाहिए ठीक है। तो यूक्रेन में गंगा, यू कैन गंगा, इसका ट्रिक मैंने हाँ बनाई थी, याद आ गई, यू कैन गंगा, यू कैन गंगा, ठीक है। ऐसे करके आप 2-3 बार बोल लेना, आपको बन जाएगा। चलो, नेक्स्ट प्रश्न आपके सामने, उससे पहले एक इंपॉर्टेंट सूचना आपको दे दे रहा हूं कि हमारे द्वारा कॉम्बो बैच लॉन्च करा गया है मेरे प्यारे बच्चों। और इस कॉम्बो बैच में आपको सारी फैसिलिटीज को साइंस एकेडमी की हैं, मतलब आपको 3 सब्जेक्ट पढ़ने को मिलेंगे ही मिलेंगे प्री प्लस मेंस के रेफरेंस में। उसके साथ यदि मैं आपसे बात बोलूँ तो इसमें ज्योग्राफी मैंने एडिशन दे दी है, ज्योग्राफी के साथ साथ साइंस को आपको मिल रहा है, साइंस के साथ साथ ये जो अभी आप 1-2 कोर्स मैंने लॉन्च करे हैं, यदि आप देख रहे होंगे तो एक तो अतुल सर की आर्थिक पाठशाला, मतलब प्री स्पेसिफिक की बात हो गई, और एक टारगेट प्री हमने 2025, जिसमें जैसे अभी आप देखेंगे कि एक मैंने आपको मध्य प्रदेश के जो है संचार यातायात की जो है एक अच्छी क्लास दे दी ट्रांसपोर्ट की, एक मैंने आपको ज्योग्राफी की सबसे स्पेशल क्लास दे दी है, एक मैंने आपको करंट अफेयर्स की स्पेशल क्लासेस दे दी हैं, एक मैंने आपको जो है अदर सब्जेक्ट की क्लासेस भी दे दी। मतलब मैं उसमें लगभग मोटे तौर पे 20 लेक्चर्स ले चुका हूँ। कितने लेक्चर? 20 लेक्चर्स। 20 लेक्चर्स अल्टीमेटली 20 टॉपिक्स को कवर करते ही करते हैं, समझ गए बात को। तो वो 20 प्रश्न आपके बन गए, समझ लो। तो ज्योग्राफी इन सब का कॉम्बिनेशन है। और सबसे बड़ी बात मैं आपको बताऊं, ये कोर्स जो है आपका ईएमआई में उपलब्ध है। किस में उपलब्ध है? ईएमआई में उपलब्ध है। आप इंस्टॉलमेंट में भी इसकी किस्त में पैसे दे सकते हैं, बहुत आसान है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। बट हाँ, मैं आपको फिर से निश्चित करा दूं कि मैं आपको अपने ओरिजिनल नोट से पढ़ा रहा हूं, इसलिए आपको एक जगह एक बार में सबसे अच्छे टॉपिक जो हैं बन जाएंगे। अभी हाल ही में हमारे एक बच्चों ने, जिन्होंने इस कोर्स को लिया था, वो मिला, बोले सर मैं मध्यकालीन इतिहास जो है पहली बार इस तरीके से देख रहा था, पढ़ा तो मैंने था पर इस व्यवस्थित नोट्स को मैंने पहली बार देखा। एक दिन यूट्यूब में ही एक बच्ची आई थिंक जो है आई थी, मुझे नाम थोड़ा सा कंफ्यूज हो रहा है, उसने बोला ये सर के ओरिजिनल नोट्स हैं। मैं आपको फिर से याद दिला दूं, मैं अपने ओरिजिनल नोट्स से पढ़ाने का वादा करके ही क्लास मैंने आपको शुरू करी थी। और आप हिस्ट्री के डेमो लेक्चर्स पढ़े हैं, एक बार सब चेक कर लो बिल्कुल थ्रोली, आप समझ जाओगे कि सारे ओरिजिनल नोट्स हैं। चलो, निम्नलिखित अंतरराष्ट्रीय संगठनों के संदर्भ में बात हो रही है मेरे प्यारे बच्चों के मुख्यालय के संबंध में जो है कोई एक असत्य है। मतलब एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संगठन दिए हुए हैं, एक तरफ उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। अब इनमें से कोई एक गलत है, वो आपको सेलेक्ट करना है, जल्दी से बताओ। ठीक, चलो यूनिसेफ इधर है। आई थिंक एक क्वेश्चन थोड़ा सा चेक करने वाला बनता है अपना। ठीक है, आपको 1 सेकंड क्वेश्चंस को चेक कर लिया होगा आप लोगों ने, नहीं तो मैं आपको दिखा तो देता हूँ वापस, बट मुझे एक थोड़ा सा करेक्शन याद आ रहा है, मुझे ऐसा लग रहा है। ठीक है, 1 सेकंड दीजिएगा बस। ठीक है, हाँ यहाँ पे है, 1 सेकंड बच्चों, है ना। ठीक है, ये सूडान, यूएनओ, यूनेस्को, ठीक है। यूनेस्को 1945 होना चाहिए मेरे हिसाब से, यूनिसेफ 1946 है बच्चों, ठीक है ना, इसको करेक्ट कर लेना। बाकी सारी चीज़ें हैं, आंद्रे ओजोले 1945, पेरिस फ्रांस, इस तरीके से आप इसको कर लेना। ठीक है, यूनिसेफ 46 है मेरे हिसाब से। चलिए, तो कहाँ थे अपन? ये तो हो गया था, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है। हाँ, अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय, आपके आंसर्स मेरे पास आ चुके हैं। अब मैं आपको फाइनल आंसर्स बता रहा हूँ, ठीक है। नहीं भी है तो एक बार और पढ़ लो, जिससे लग रहा है कि सर हम क्वेश्चन नहीं पढ़ पाए थे, जल्दी से आंसर दे दो, ठीक है। बिल्कुल,
अंतरराष्ट्रीय संगठनों के मुख्यालय के संबंध में कोई एक असत्य है। समझ गए बात को, उस असत्य को अपने को छांटना है। ठीक, बिल्कुल। नया वर्ष आ रहा है मेरे प्यारे बच्चों। नए वर्ष के संदर्भ में मैं आपको फिर से बोलना चाहूंगा कि बेरोजगारों का कोई नया वर्ष नहीं होता है। अच्छे से मेहनत करिए, एक बार फाइनल मेहनत करके अपने आप को सफल बनाइए, फिर आप पाएंगे कि आप किस आधार पर जो है अपने जीवन को सफल बना रहे हैं। अन्यथा आप हर चीज में सोचेंगे, सोचो पार्टी भी अच्छी होगी यदि सेलेक्ट हो जाओगे तो। चलो, यूनिसेफ 1946 की बात हो रही है, न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर है। IMF की बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों, यदि हम बात करते हैं किसकी, IMF की, तो IMF वाशिंगटन DC की बात हो गई। WHO तो बिल्कुल सही बात है आपका, जेनेवा में इसका भी है। WHO की जो है स्थापना के संदर्भ में बात आएगी तो 7 अप्रैल, ध्यान से सुनना, 7 अप्रैल 1948 को WHO स्थापित हो रहा है। हेडक्वार्टर बिल्कुल आपसे पूछ लेगा। नाटो का मुख्यालय मैंने आपको बता दिया है, बेल्जियम की राजधानी ब्रुसेल्स में है। समझ गए बात को। रियो ब्राजील की बात करते हैं ना, तो रियो ब्राजील में 19वीं G20 समिट हुई है। कौन सी? 19वीं G20 समिट हुई है हाल ही में। समझ गए बात को। तो इस तरीके से आप इसको भी याद करके चले जाना। और 7 अप्रैल को ही, ध्यान से सुनना मेरी बात को, आपसे पूछ ले, एक दिवस के तौर पे पूछा जाता है क्वेश्चन कि 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है, तो आप बोलना 7 अप्रैल को विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस के तौर पे इसे मनाया जाता है। तो ये आपका आंसर एक यहां से हो जाएगा। क्लियर है? चलो, जोड़ी बनाइए बच्चों, देखते हैं आपकी जोड़ी कैसी है, अच्छी है बुरी है, बताइए जल्दी, जोड़ी बना के बताइए मुझे। एक तरफ अंतरराष्ट्रीय संगठन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस दिए हुए हैं, एक तरफ उनके हेडक्वार्टर्स दिए हुए हैं। समझ गए बात को? चलो मैं आपको बताते चलता हूँ। पहला लिखा है एशियाई विकास बैंक, ADB। ADB का जो है हेडक्वार्टर सामने लिखा हुआ है मनीला, फिलीपींस। दूसरा लिखा है न्यू डेवलपमेंट बैंक, जिसका हेडक्वार्टर लिखा है संघाई, चीन। समझ गए। तीसरा लिखा है दक्षेश सार्क, जिसका हेडक्वार्टर लिखा है गुरुग्राम, हरियाणा। चौथा लिखा है आपका अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन, जिसका हेडक्वार्टर लिखा है काठमांडू, नेपाल। अब विकल्प दे रखे हैं ABCD, उनके सामने उनके ऑप्शंस दे रखे हैं, आप जल्दी से आंसर बताइए। चलिए जल्दी से आंसर दीजिए, जब तक मैं आपको की फैक्ट्स बता देता हूं। ADB की बात करते हैं, एशियन डेवलपमेंट बैंक की बात करते हैं, तो इसकी स्थापना 1966 में हो रही मेरे प्यारे बच्चों। इसके सदस्य देशों की यदि बात करते हैं ना, तो आप देखो इसके सदस्य देश जो हैं आपके 68 हो गए हैं। सदस्य देश कितने हो गए हैं? 68। कितने हो गए हैं? 68। तो 68 को करने के लिए मैं आपको बता दे रहा हूँ एक ट्रिक। देखो 6 और 6 दो बार यूज हो रहा है, तो आपको 2 ऐड कर देना है बस। कितना ऐड कर देना है? 2 ऐड कर देना है। NDB की बात होती है, न्यू डेवलपमेंट बैंक की बात होती है, ये ब्रिक्स देशों का बैंक है। किसका बैंक है? ब्रिक्स देशों का बैंक है। ब्रिक्स के सदस्य संख्या आई थिंक 10 हो गई है मेरे प्यारे बच्चों। ब्रिक्स देशों का बैंक किसका बैंक है? ब्रिक्स देशों का बैंक है। संघाई चीन में इसका हेडक्वार्टर, बिल्कुल सही बात होनी चाहिए, बिल्कुल। सार्क की बात करते हैं तो सार्क 1985 की स्टैब्लिशमेंट हो रही है। दक्षिण एशियाई देशों का जो है एक प्रमुख संगठन है सार्क। उसी के साथ इसका हेडक्वार्टर जो है ना, वो होगा काठमांडू, नेपाल में। कहाँ होगा? काठमांडू, नेपाल में। समझ गए बात को। अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन के बारे में मैं कुछ की फैक्ट दे रहा हूं, इसको याद करके चले जाना, क्योंकि ये प्रश्न बनने की और संभावना बनी हुई है इस साल। इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही, किसकी बात हो रही है? इंटरनेशनल सोलर अलायंस की बात हो रही है। एक समझौता हुआ था बच्चों, जिसका नाम है पेरिस समझौता। क्या नाम है? पेरिस समझौता। पेरिस समझौता जो है 2015 में हो रहा है। पेरिस एग्रीमेंट का हो रहा है 2015 में हो रहा है। तब जो है फ्रांस और भारत, या भारत और फ्रांस के दिमाग में एक अच्छी बात आई, तो भारत और फ्रांस ने इसकी पहल करी, या इसके जो है उद्घाटन करता, शुरुआत करता है, समझ लो ISA की। तो कब से एग्जिस्टेंस में आया ये? 2015 में आया। उसके बाद हेडक्वार्टर कहाँ है आपसे पूछेगा, तो हेडक्वार्टर जो है ग्वालपहाड़ी, बताना क्या बताओगे? ग्वालपहाड़ी। ग्वालपहाड़ी कहाँ पर है बच्चों? आपके गुरुग्राम, हरियाणा में है। कहाँ पर है? गुरुग्राम, हरियाणा में है। समझे बात को। उसके बाद यदि मैं आपसे बात करता हूं, तो ISA के संदर्भ में क्या बात हो रही है? आप ग्लोब चेक करते हो अच्छे से? ठीक है, ये तो मेरा ग्लोब नहीं है, आपको समझ जाना, मैं बना देता हूँ कुछ भी। ठीक है, इस तरीके से। ठीक है, तो ये हो गई आपकी जो है कर्क रेखा। कौन सी रेखा? कर्क रेखा। और ये हो गई आपकी मकर रेखा। समझ गए बात को।
तो कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में आपको पता है सूर्य की किरणें बिल्कुल अच्छी खासी पड़ती हैं। सही कह रहा हूं नहीं कह रहा हूं मैं? तो ये कॉन्सेप्ट था कि बेसिकली कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच जितने देश हैं उनमें हम जो है सोलर एनर्जी या सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। किसको बढ़ावा देंगे? सौर ऊर्जा को बढ़ावा देंगे। इस आधार पर इस संगठन की शुरुआत करी गई थी। इसका 101वां सदस्य, ध्यान से सुनना, इसका 101वां सदस्य जो है वो बना है आपका नेपाल। कौन बना हुआ है मेरे प्यारे बच्चों? नेपाल बना हुआ है। समझ गए बात को? तो अब जो है नवीनतम संशोधन के अनुसार जो है सभी सदस्य, सभी देश इसका सदस्य आई थिंक जो है बन सकते हैं। पहले ये कहा गया था कि कर्क रेखा और मकर रेखा के बीच में जो देश हैं वह इसके सदस्य बनेंगे। तो इस आधार पर इसका आंसर जो है पहले का पहला, दूसरे का दूसरा, तीसरे का चौथा होना चाहिए और चौथे का तीसरा। तो आंसर बी होना चाहिए। क्या होना चाहिए बच्चों? बी। येलो येलो डर्टी फेलो। चलो, कलर 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 कलर, आंसर क्या होना चाहिए? बी फॉर बॉल। चलो, नेक्स्ट जो है प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन ब्रिक्स, बिम्स्टेक, आसियान और विश्व व्यापार संगठन के मुख्यालय क्रमशः बताने। देखो एक अच्छा प्रश्न मैंने आपको बताया, इससे आप सारे संस्थानों के हेडक्वार्टर याद कर लो। समझे बात को? चलो बताओ जल्दी। प्रमुख अंतरराष्ट्रीय संगठन जिसमें ब्रिक्स की बात हुई, बिम्स्टेक की बात हुई, आसियान की बात हुई और WTO की बात हुई। समझ गए बात को? जब तक आप जानकारी दो, मतलब ऑप्शन टिक करो, मैं WTO के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको दे देता हूँ। पहले एक संगठन था बच्चों जिसका नाम था गैट, GATT। गैट को रिप्लेस करके, ध्यान से सुनना, गैट को रिप्लेस करके 1 जनवरी 1995 को, कब? 1 जनवरी 1995 को आपका विश्व व्यापार संगठन आया, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। क्या आया? विश्व व्यापार संगठन, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन आया। समझ गए बात को? तो मैं लिख देता हूं, चलो तुम लोग समझ जाना। इसका हेडक्वार्टर जो है जेनेवा स्विट्जरलैंड में है। कहां पर हेडक्वार्टर? जेनेवा स्विट्जरलैंड में। समझ गए बात को? इसकी हेड कौन है? पहली महिला अध्यक्ष नागोजी, नागोजी, नागोजी इवेला। कौन है? नागोजी इवेला। इसी के साथ साथ WTO हाल ही में चर्चा में क्यों रहा, इस बात को भी समझो। स्विट्जरलैंड ने, किसने मेरे प्यारे बच्चों? स्विट्जरलैंड ने। स्विट्जरलैंड ने क्या करा है? भारत से, किससे? भारत से, एक मैंने शॉर्ट्स डाल दिया है, भारत से MFN का दर्जा वापस ले लिया है। किसका? MFN का दर्जा। किसका दर्जा वापस ले लिया है? MFN। MFN का मतलब क्या होता है? मोस्ट फेवर्ड नेशन। ठीक है, तो ये WTO के अंतर्गत एक समझ लीजिए मूल सिद्धांत है। आपसे पूछ ले MFN क्या है तो आप बोलोगे WTO के अंतर्गत मूल सिद्धांत है, जिसमें सदस्य देश एक दूसरे को व्यापार में मदद करने के लिए इसका दर्जा देते हैं। तो स्विट्जरलैंड ने जब इसे भारत के लिए कैंसिल करा तो क्या कहानी बनी, ध्यान से सुनना, कि भारत से यदि कोई वस्तु स्विट्जरलैंड भेजी जाएगी तो वो वस्तु यदि 100 रुपए की है तो स्विट्जरलैंड ने इसमें पहले 10% का छूट दे रखी थी। अब वो 10% की छूट इसने खत्म कर दी, तो मतलब वहां पर ये वस्तु जो यहाँ से 100 की भेजी जा रही है वो वहां पर 110 की जाएगी। समझे बात को? बाकी आपको मैं डिटेलिंग कर चुका हूं, उस शॉर्ट्स को जाके देख लो, यूट्यूब में ही पड़ा है बहुत अच्छे से। तो ब्रिक्स की यदि हम बात करते हैं तो ब्रिक्स के संदर्भ में यदि आपका आंसर, जल्दी से आंसर दे दीजिए एक बार कमेंट में, सबके चेक कर लूं मेरे प्यारे बच्चों। बिल्कुल ब्रिक्स, हाँ बिल्कुल जल्दी से दीजिए आंसर्स। ठीक, तो ब्रिक्स के रेफरेंस में यदि हम बात करते हैं तो संघाई चीन की बात हो गई, ढाका बांग्लादेश, बिम्स्टेक हो गया, जकार्ता इंडोनेशिया, आसियान हो गया, जेनेवा स्विट्जरलैंड, WTO हो गया। समझ गए बात को? तो इससे आंसर तो तुम समझ गए होगे, बाकी फिर ठीक है। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करना है। कौन सा जो है इनमें से जो है असत्य है, जल्दी से बताइए। आपको मेरी आवाज आ रही होगी, ठीक है। चलिए फटाफट कर रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से देखते चलना। असत्य कथन का अपने को क्या करना है? चयन करना है। तो नवीनतम जो है जुड़ा सदस्य ये बताना है मेरे प्यारे बच्चों। ठीक, जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, असत्य कथन, ठीक है। तो देखो आसियान पर चर्चा कर ली है, कब स्थापित हुआ या आपको पता है? आसियान के बारे में पूछ ले, क्योंकि आसियान का एक टॉपिक पूरा मैंने आपको दे रखा है। तो आसियान के रेफरेंस में आप समझ जाना, ये वाला सही है। पूर्वी तिमोर 11वां जो है, इसी को तिमोर लेस्ते के नाम से जाना जाता है और आदेश इसकी राजधानी जो है दिल्ली है, दिल्ली, DILI।
WTO का नवीनतम सदस्य 164वां बिल्कुल अफगानिस्तान बना है। नाटो का जो है अपन ने बात करी है मेरे प्यारे बच्चों, यदि आपको याद आ रहा है तो ये वाला ऑप्शन यहाँ पर गड़बड़ हो रहा है, समझ गए बात को। 32वां हमने बोला है। स्वीडन कौन से नंबर का बना है? 32वां नंबर का बना है। और बाकी IMF का जो हो गया अंडोरा। चलो, निम्नलिखित में से जो है भारत के 75वें गणतंत्र दिवस समारोह 2024 के मुख्य अतिथि कौन थे? ये प्रश्न अच्छा होना चाहिए। चलो, भारत जो है गणतंत्र एक तरीके से जो दिवस आयोजन जब होता है तो इसमें भारत विभिन्न देशों के लोगों को जो है एक तरीके से बुलाता है या हेड्स को बुलाता है। इसमें कई बार आसियान को आसियान सदस्यों को बुलाया गया है। तो इसी बार जो है 75वां गणतंत्र जब भारत ने मनाया 2024 में, तब भारत ने जो है मुख्य रूप से किसको बुलाया? जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, बिल्कुल आंसर क्या होगा? इमैनुअल मैक्रों, ठीक है, फ्रांस के राष्ट्रपति। कहाँ के राष्ट्रपति? फ्रांस के राष्ट्रपति। प्रश्न पूछे तो आंसर बता देना। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, निम्नलिखित तूफानों एवं चक्रवातों के संबंध में असत्य कथन चुनना है आपको। कौन सा तूफान कहां पर आ रहा है ये बताना है। ठीक है, चलो, बिजरपॉय महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान। रेमेल की बात हो रही है पश्चिम बंगाल, बांग्लादेश। माइकोंग जो है वो आपका हो रहा है आंध्र प्रदेश। और जैस्पर लिखा है लास्ट, लास्ट जो है जैस्पर लिखा है बच्चों, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। जल्दी से आंसर दीजिए। ठीक, चलिए आंसर क्या होगा? देखो, बीजर पॉय, इसको मतलब आपसे मैं फिर से बोल रहा हूँ, थोड़ा सा इन तूफानों के बारे में एक प्रश्न एग्जामिनर बनाएगा, समझे बात को। तो आपसे पूछे बीजर पॉय तो आप बोलना किसके बारे में? बिपरजॉय महाराष्ट्र, गुजरात और राजस्थान के क्षेत्रों को इसने प्रभावित करा था, चर्चा में रहा है। रेमेल पश्चिम बंगाल और बांग्लादेश, बिल्कुल सही बात है। माइकोंग जो है आपका आंध्र प्रदेश, बिल्कुल सही बात है। आपका बचता है जैस्पर। तो ये जो है उत्तर पूर्वी ऑस्ट्रेलिया वाला एरिया पे आया था, हमारे भारत पे नहीं आया था। तो आप इन तीन के नाम याद रख लेना। और इसी के साथ साथ ये नाम कौन कौन से देश देते हैं ये भी आपको देखने को, पूछने को कभी कभी आता है, पर फिलहाल इतना याद रखो। आगे बात आती है मेरे प्यारे बच्चों, प्रमुख कृषिगत फसलों के उत्पादन में चावल, गेहूं तथा दलहन, मतलब आपका एक तरीके से जो है राइस, व्हीट और जो है सीरियल्स के बारे में बात हो रही है। तो इनके शीर्ष मतलब टॉप स्टेट्स कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। वे टॉप राज्य कौन कौन से इनके बारे में बताइए। टॉप 3 बताना है इन तीनों के कॉन्टेक्स्ट में, समझे बात को। जल्दी से आंसर दीजिए, फटाफट आंसर दीजिए बच्चों। तो इस संदर्भ में यदि मैं आपसे बात करता हूं, बिल्कुल ठीक है, प्रमुख कृषिगत फसलों के उत्पादन में चावल, गेहूं, ठीक। देखो चावल, बिल्कुल कमेंट्स आ गए आपके, हाँ ठीक है, हाँ ठीक है बच्चों। हाँ, कमेंट्स देखते चलो, मतलब फाइनल आंसर देखते चलो। बिल्कुल पश्चिम बंगाल की बात होती है, बिल्कुल सही है। गेहूं में आपका कौन हो जाएगा? गेहूं में आपका हो जाएगा उत्तर प्रदेश। और दलहन में आपका हो जाएगा हमारा मध्य प्रदेश। समझना मेरी बात को, पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश। हाँ ठीक है, आंसर क्या होगा? ये वाला होगा मेरे प्यारे बच्चों। 2 बार मध्य प्रदेश लिखा है तो आंसर होगा डी। आंसर क्या होगा? डी। चलिए नेक्स्ट, निम्नलिखित फसलों के संदर्भ में असत्य विकल्प आपको चुनना है। मतलब एक तरफ प्रमुख फसल लिखी है और एक तरफ शीर्ष उत्पादक राज्य लिखा है। मतलब इन फसलों का उत्पादन में टॉप स्टेट कौन सा है ये आपको बताना है। जैसे मसाला में क्या मध्य प्रदेश है, सोयाबीन में क्या मध्य प्रदेश है, कपास में क्या गुजरात है और गन्ना में क्या पश्चिम बंगाल है। जल्दी से आंसर दो। इसी बहाने आप इन प्रश्न से और भी आंसर चेक कर पाएंगे, उन्हें याद कर लेना, अन्यथा पढ़ते रहोगे बुकों में। समझे बात को, जो आने वाले हैं संभावित हैं, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मसाला में मध्य प्रदेश आपका टॉप पर आ गया है। सोयाबीन की बात करते हैं तो मध्य प्रदेश है ही। कपास गुजरात, कपास और मूंगफली। गन्ना में जो है ना यूपी आता है। गन्ना में कौन आता है? यूपी। समझे बात को। चलो, भारत के प्रमुख खनिज उत्पादक राज्यों के संबंध में अनुचित विकल्प आपको चुनना है। ठीक है, बताइए आंसर क्या होगा। एक तरफ प्रमुख खनिज मिनरल्स दे रखे हैं और टॉप स्टेट या टॉप प्रोड्यूसिंग स्टेट दे रखा है। तो एक तरफ कोयला, कोल जो कि छत्तीसगढ़ है क्या, लौह अयस्क आयरन ओर जो कि उड़ीसा है, अभ्रक की बात होती है आंध्र प्रदेश और चांदी मध्य प्रदेश। चलिए
हाँ, आपके आंसर्स आ रहे हैं मेरे पास में, बट कुछ लोग जो हैं अच्छी प्रैक्टिस करके बैठे हैं और कुछ लोग जो हैं जय माता दी कर रहे हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, करते रहिए। यूपीएससी, एमपीपीएससी, रेलवे, एसएससी, व्यापम और बिहार पीएससी जैसे सभी एग्जामों के लिए ये क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं, मैंने आपसे फिर से बोला है। यद्यपि बिहार पीएससी में कुछ और हो रहा है, मैंने आपको बता दिया, पर बिहार पीएससी में मेरे पढ़ाए प्रश्न आए, चाहो तो जाकर चेक करो एक बार। ठीक है, कहाँ चेक करना है? यूट्यूब में ही चेक करो, मिल जाएगा, देखो मेरे यूट्यूब चैनल पे। कोयला छत्तीसगढ़, बिल्कुल सही बात है बच्चों। लौहयस्क आपका उड़ीसा, बिल्कुल सही बात है। अभ्रक आंध्र, अभ्रक आंध्र 2-3 बार बोलो, पर चांदी जो है ना राजस्थान कर देना। चांदी में क्या करोगे? राजस्थान। चलो, निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है? ये भी एक अच्छा प्रश्न है। मध्य प्रदेश से प्रश्न बिल्कुल आएगा, ये गलती में मत रहना कि नहीं आएगा। और यही ऐसा का ऐसा प्रश्न बन गया तो मेरी तो बल्ले बल्ले है, तुम्हारी भी बल्ले बल्ले है। ठीक है, चलो देख लो। निम्नलिखित में से किन खनिजों के उत्पादन में मध्य प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त है? फर्स्ट पोजीशन आपका जो है बताना है, जल्दी से बताइए। चलिए आंसर देखा जाए। हीरे की बात करते हैं बच्चों, बिल्कुल सही बात है, हम एकाधिकार रखते हैं इसके भंडारण उत्पादन दोनों में, तांबे के उत्पादन में, वहीं मैग्नीज के भी उत्पादन में मध्य प्रदेश को एकाधिकार प्राप्त है। तो इस तरीके से आप मान के चलिए आंसर होगा आपका डी। क्या हो जाएगा? डी। भारत सरकार द्वारा नवीनतम परिवर्तित शहरों या स्थानों के बदले गए नामों के संबंध में असत्य कथन आपको चुनना है। बेसिकली भारत सरकार ने हाल ही में कुछ जो है जगहों स्थानों के नाम बदले हैं, इनमें से कौन सा इनकरेक्ट है वो आपको बताना है। एक तरफ उसका ओल्ड नेम और एक तरफ उसका न्यू नेम लिखा हुआ है, दैट मीन्स एक तरफ उसका पुराना और एक नया नाम लिखा है। नया नाम कोई एक जो है गलत है, बताइए जल्दी। औरंगाबाद महाराष्ट्र, संभाजी नगर, अहमदनगर, अहिल्यानगर, पोर्ट ब्लेयर, जॉयस सिटी और फिरोजाबाद चंद्रनगर। क्या आंसर होना चाहिए? चलिए ठीक है बच्चों, आंसर देखा जाए। कमेंट आ गए आप सभी के? हाँ, थोड़ा सा फटाफट करें, समय का जो है सदुपयोग करना है। तुम लोग थक जाते हो, तुम लोगों के कारण ही थोड़ा सा समय में मैंने परिवर्तन करा है, क्योंकि दिन भर विभिन्न भंडारों में तुम लोग भटकते रहते हो। सही कह रहा हूँ नहीं कह रहा हूँ? भंडारे चलते रहते हैं दिन भर, तुम्हें तुक्के मारने हैं, कहीं आंसर टिक करने हैं तुम्हारे कारण, नहीं तो मैं इन्हीं टॉपिक और इत्मीनान से आपको करंट अफेयर्स में और पढ़ाता। ठीक है, जिसके आधार पर तुम्हें बहुत सारे प्रश्न बनते, पर तुम लालायित हो इस तरीके से, सब्र आज की यूथ में है नहीं। चलिए, औरंगाबाद महाराष्ट्र संभाजी नगर बिल्कुल सत्य है। अहमदनगर अहिल्यानगर बिल्कुल सही। पोर्ट ब्लेयर, देखो पोर्ट ब्लेयर की बात होती है ना, तो पोर्ट ब्लेयर यहां पर नहीं होने वाला, समझे बात को। जॉयस सिटी यहां पर मतलब इसका आंसर नहीं होने वाला जो है। इसका नगर, इसका नाम करा गया है मेरे प्यारे बच्चों विजयनगर। क्या कर दिया गया है? विजयनगर आई थिंक कर दिया गया है। सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं मैं? बिल्कुल जल्दी से बता दो एक बार, सही कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं? ठीक है, हाँ, विजयपुरम कर दिया गया है, नगर नहीं, विजयपुरम करिए उसको। ठीक है, विजयपुरम कर दिया गया है। ठीक है, अब यहीं से बात हो रही है पोर्ट ब्लेयर की, तो कुछ फैक्ट्स आपको फटाफट बता देता हूँ, उन फैक्ट्स को एक बार आप देख लो। ठीक है, आपकी अंडमान और निकोबार की राजधानी है, किसकी? अंडमान प्लस निकोबार की। ठीक है, राजधानी क्या थी? पोर्ट ब्लेयर। पोर्ट ब्लेयर का नाम कर दिया गया विजयपुरम। क्या कर दिया गया? विजयपुरम। विजयपुरम का संबंध पूछ ले किस साम्राज्य से था, तो आप बोलोगे चोल साम्राज्य से था। किससे था? चोल साम्राज्य से था मेरे प्यारे बच्चों, ये भी बता देना। चोल साम्राज्य के बाद आपको याद रखना है कि सुमात्रा की बात आएगी। किसकी बात आएगी? सुमात्रा का एक महत्वपूर्ण स्थल। ये सुमात्रा एक समय सुमात्रा में ये एरिया फेमस था और एकाधिकार जैसा रखता था। वहीं पर एक नाम और जुड़ता दिखेगा यहाँ पर आपको, वीडी सावरकर का। किसका नाम जुड़ता हुआ दिखेगा? वीडी सावरकर। ठीक है ना? इसमें एक बुक लिखी थी आई थिंक इन्होंने, यहाँ पर सेल्युलर जेल हुआ करती थी जिसका नाम था इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, इंडिपेंडेंस। ठीक है, या तो उनकी बुक का नाम पूछ लेगा। यहीं पर एक जेल थी जिसको सेल्युलर जेल के नाम से अब जानते हैं। ठीक है,
ब्रिटिश काल में इसे काला पानी की सजा बोली जाती थी। काला पानी की सजा यहीं पर दी जाती थी। ऐसी जगह थी जहां ना उठ सकते हो, ना बैठ सकते हो, ना सो सकते हो, वहां पर कैद कर दिया जाता था। काल कोठरी मतलब मर के ही निकलता था आदमी। वीडी सावरकर बहुत चतुराईपूर्ण तरीके से भाग निकले थे यहाँ से, समझे बात को। उसके बाद में एक नाम और आता है, शेर अली, आई थिंक आता है नाम। क्या नाम आता है? शेर अली, मेरे प्यारे बच्चों। शेर अली के संदर्भ में ये अफगानी था। क्या था? अफगानी था। और आपको ये याद रखना है कि इसने लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी। लॉर्ड मेयो की हत्या कर दी थी, इतना याद रख लेना, बस काम हो जाएगा। चलो, निम्नलिखित में सत्य कथन का चुनाव करना है बच्चों। ट्रू स्टेटमेंट को आपको फाइंड आउट करना है। जल्दी से आंसर दीजिए थोड़ा सा। ठीक, चलिए। हाँ 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 बच्चों, कोई बात नहीं, चलिए देखते हैं इसका आंसर। तो हेलेना भारत में विकसित टैंकरोधी मिसाइल है, बिल्कुल सही बात है। पाकिस्तान मत चले जाना हेलेना का नाम सुन के, तुम लोग समझ गए बात को। बार्क डीआरडीओ, ध्यान से सुनो, हमारे यहाँ के डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ इजराइल द्वारा विकसित सरफेस टू एयर मिसाइल है। आपसे पूछे बाराक किस तरह की मिसाइल है, बाराक क्या है, तो एक तरीके से आप बोलोगे बराक ओबामा। क्या बोलोगे? बराक ओबामा नहीं, सरफेस टू एयर मिसाइल बोलना, समझे बात को। उसके बाद S-400 रूस का जो है एक डिफेंस एयर डिफेंस सिस्टम है, बड़े अच्छे से मैंने इस पर चर्चा कर रखी है। पॉलिटी की कभी क्लास पढ़ाऊंगा तो इसकी चर्चा मैं बहुत करता हूं आपसे। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा एक सत्य नहीं है, ये आपको बताना है, जल्दी से बता दो कौन सा एक सत्य नहीं है। ठीक है, चलिए। तो इस क्वेश्चन को समय के कारण मैं अभी यहाँ पर बंद कर रहा हूँ, क्योंकि आई थिंक इस क्वेश्चन में आपको एक पॉइंट, अभी आप 49 क्वेश्चन करिए, मतलब आई थिंक पार्ट 1 में मैंने आपको 25 क्वेश्चन दे दिए थे और अभी आपके 29 क्वेश्चन हो गए। यहाँ पर जो है एक मोटे तौर पे आप ऐसे समझ लो कि टिम कुक एप्पल के सीईओ हैं, ये बात भी सत्य है। नटराजन चंद्रशेखर टाटा सन्स के सीईओ हैं, ये बात भी सत्य है मेरे प्यारे बच्चों, क्योंकि क्वेश्चन में थोड़ी सी मिस्टेक है आई थिंक, जो है मुझे लग रहा है। ठीक है, उसके बाद सत्या नाडेला माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं, बिल्कुल सत्य बात है। सलिल पारेख एन्फोसिस के सीईओ, ये भी हैं यहाँ पर। तो इसमें थोड़ा सा एक ऑप्शन मुझे नहीं लिखना था, पर अब यहाँ लिखने से अच्छा है मैं आपको आंसर बता दूं, तो वो भी सही है, समझ गए बात को। ये सारे सही हैं। इंडिविजुअल सीईओ के क्वेश्चन आते हैं आपको, आप इसको जो है बहुत अच्छे से पढ़ लेना। मैंने आपको करंट अफेयर्स के लगभग 50 क्वेश्चन ऐसे दिए कि 50 इंटू आप 4 करोगे, ध्यान से सुनना, एक क्वेश्चन 4 के बराबर होता है, मैंने आपको बोला है, मैं तक उसमें फ्रेम कर देता हूं। तो 50 इंटू 4 करोगे तो 5 चौके 20, 200 क्वेश्चन आपके हो गए मेरे प्यारे बच्चों। कितने हो गए? 200 क्वेश्चन। इन 200 क्वेश्चंस में लगभग 5 से 6 क्वेश्चन की रेंज रहेगी जो आपको बिल्कुल मिलती जुलती दिख जाएगी, और भी मैं कोशिश करूंगा जिससे आपको और भी प्रश्न बने। तो 50 में 6 दे रहा हूं, आप जो है प्रो राटा काउंट कर लो, समझदार होगे तो समझ जाओगे, अन्यथा जो है उसी भीड़ का हिस्सा बने रहोगे जिसका तुम जीवन पर्यंत बने रहते हो। तो चलिए, मैं अतुल कुमार गर्ग अब विदा लेना चाहूंगा आपसे, कोई भूल चूक हो उसके लिए क्षमा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत और बहुत धन्यवाद।